हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शेड्यूल प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर जो हम लोग की डेली करंट अफेयर है, आज उसकी चौथी क्लास होने वाली है, इसी को ध्यान देना है। कल फ्राइडे था तो कल आपकी लोग की छुट्टी थी, ठीक है। केवल शुक्रवार और संडे यानी रविवार को ये 2 दिन आपकी करंट की क्लास नहीं होगी, बाकी समय आपकी करंट की क्लास होती रहेगी, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्चुअली आज क्या स्टूडियो में काम चल रहा है तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करना पड़ रहा है, लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज उसके आगे जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अभी हम लोग बेसिकली खेल परिदृश्य देख रहे हैं, और खेल परिदृश्य इसलिए मैंने चुना है क्योंकि यहाँ से नॉर्मली पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं, चाहे वो कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, इसको देखते हैं। देखेंगे जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, इसका आयोजन सबसे बड़ी बात है, तो इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है, जापान में। और इस बार का जो ये आयोजन हुआ था ये टोक्यो में हुआ था, ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है, टोक्यो में हुआ था, ठीक। तो टोक्यो जापान में इसका पहली बात तो ये हो गया कि इसका आयोजन किया गया है। ये दूसरी बार ऐसा है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है, ये दूसरी बार ऐसा है जहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हो रहा है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। यानी टोक्यो में इसके पहले भी एक बार और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हो चुका है, और वो हुआ कब था? तो वो 1964 में हुआ था, और इस बार 2020 में हुआ है। तो यानी टोक्यो में इस ओलंपिक का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन हुए और दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है, इसी को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे करा कि जापान की एक टेनिस महिला खिलाड़ी है, उनका नाम है नाओमी ओसाका, ठीक है। करा कि इन्होंने क्या किया है कि नाओमी ओसाका के द्वारा क्या किया गया है कि जो उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक जो कॉलड्रम को प्रज्वलित किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका जब उद्घाटन समारोह किया जा रहा था, ध्यान देंगे, इसका जब उद्घाटन समारोह किया जा रहा था, तो इस उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉलड्रम को प्रज्वलित किसने किया? तो नाओमी ओसाका ने इसको प्रज्वलित किया था। बाकी मैंने इसकी जो मोटो वगैरह थी, ये सारी चीज़ें मैंने इसकी थीम वगैरह सारा बता दिया है, तो यहाँ पे और दिक्कत नहीं आनी है कल की क्लास में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका आदर्श वाक्य कह रहा होप लाइट्स अवर वे, ये इसका आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देंगे, आदर्श वाक्य क्या है? होप लाइट्स अवर वे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग इसमें अगला फैक्ट देखें तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे कम उम्र की एथलीट कौन था जिसने इसमें प्रतिभाग किया। तो ध्यान देंगे सीरिया, हालांकि यहाँ पे डेवलपमेंट की सारी संभावनाएं तो लगभग बंद होती हैं, लेकिन सीरिया यहाँ पे देखेंगे एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है, यहाँ पे ध्यान रखना है, हिंद जाजा, ठीक है, हिंद जाजा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हिंद जाजा, ये सबसे कम उम्र की, ध्यान देना है, सबसे कम उम्र की एथलीट खिलाड़ी है, सबसे कम उम्र की एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हुआ है। और सबसे उम्र दराज आप देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ, सबसे उम्र दराज। तो सबसे उम्र दराज एथलीट कौन हो गया? तो मेरी हम्मा इनका नाम है। आप एक बार क्लियर समझिएगा, मेरी हन्ना, ठीक है। अगर आप मेरी हन्ना को थोड़ा बिगाड़ के स्टडी करेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं मेरी अम्मा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अम्मा मतलब मॉम, लगभग इन लोग की उम्र क्या होती है? अब उम्र दराज हो गई है, ठीक है। यानी अगर हम लोग की उम्र से देखेंगे तो 24 साल उम्र हो गई, तो जाहिर सी बात है इसमें 24 ऐड करेंगे तो अराउंड 50 करीब में अब माता जी लोग का उम्र हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उम्र दराज है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो मेरी हम्मा को मेरी अम्मा से याद कर लेंगे तो इस तरह से याद हो जाएगा कि ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का जो नाम था वो आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। तो सबसे कम उम्र की जो एथलीट है, अगर उनका नाम पहचानना होगा तो उनका नाम है हिंद जाजा, और सबसे अधिक उम्र की या उम्र दराज को पहचानना होगा तो होगा मेरी हन्ना, ठीक है। आप बताते कि सबसे युवा कौन है? सबसे युवा एथलीट जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो सबसे युवा जो उसका नाम है कोकोना हिराकी, ध्यान देना है, कोकोना हिराकी, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हीरा क्या है, ठीक है, अब और सबसे दिमाग में यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है, कोकोना हिराकी इनका नाम है। तो जो सबसे युवा खिलाड़ी उसके नाम में हीरा वर्ड है, ये आप दिमाग में याद सकते हैं, ठीक है। वो हीरा ठाकुर वाला हीरा नहीं, हीरा ठाकुर वाले में हीरा थोड़ा बूढ़ा लगता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो सबसे युवा खिलाड़ी, ठीक, वो आ गया आपका हो गया, ठीक है, कोकोना हिराकी। जो जीतने वाले, जो पहला कोई पदक जीते हैं, ठीक है, वो है कोकोना हिराकी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ड्स वी शेयर, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह था उसका केंद्रीय विषय था, ध्यान देना है। तो जो समापन समारोह है अगर उसका केंद्रीय विषय पूछेगा, ठीक है, तो उसका केंद्रीय विषय क्या है? वर्ड्स वी शेयर, ठीक है, वर्ड्स वी शेयर। सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक जो जीते हैं उनका नाम है एन्ना मैकियोन, ठीक है, एम्मा
मैक्यून, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, एम्मा मैक्यून। तो ये सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, ये दिमाग में रखना है, सॉरी सर्वाधिक पदक जीते हैं जिसमें से 4 गोल्ड्स था, इन 7 में से इनका 4 गोल्ड था, ये चीज़ दिमाग में रखना है, 4 गोल्ड था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सर्वाधिक अगर पूछेगा किसने पदक जीता है तो है एम्मा मैक्यून, ठीक है, ये चीज़ दिमाग रखना है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसका चार्ट दिखा हुआ है कि कौन सर्वाधिक गोल्ड जीता है। तो सर्वाधिक गोल्ड जीतने में यूएसए है, अब यहाँ पे देखेंगे क्लियर, सर्वाधिक गोल्ड जीतने में कौन है, तो सर्वाधिक जो गोल्ड जीतने में अगर बारी आएगी तो वह है यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास से जो दूसरा सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है वो है अपना पड़ोसी है, अच्छा खासा नहीं है लेकिन ठीक है, मजबूरी में याद करना है, इसका नाम है चाइना। तीसरा जो अपना पड़ोसी नहीं है लेकिन ठीक है, इसका पड़ोसी है, चाइना का पड़ोसी है, उसका नाम है जापान। तो ये टॉप 3 ये सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले हैं, 39, 38 और 27। कितने गोल्ड जीते ये पेपर में क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, हाँ किसने सर्वाधिक गोल्ड जीता ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यूएसए ने ही सर्वाधिक पदक भी जीते, तो सर्वाधिक पदक किसने जीता या सर्वाधिक गोल्स किसने जीता, कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो यूएसए होगा। अब यहाँ पे आप लोग इजिली भारत को देखेंगे, 48 नंबर चार्ट की श्रृंखला में 48वें स्थान पर है, इसने केवल 1 गोल जीता, यानी भारत ने केवल 1 गोल जीता है, और वो गोल जीतने वाले कौन है, तो वो नीरज चोपड़ा साहब है। कौन है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, ठीक है। भारत ने यहाँ पे देखेंगे कितने रजत जीते हैं, तो भारत ने रजत कितना जीता है, तो 2 रजत जीता भारत ने। कितना कांस्य जीता है, तो भारत ने 4 कांस्य जीता है, 4 कांस्य, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग रखना है। तो भारत 1 गोल्ड जीता है, 2 रजत जीता है, 4 कांस्य जीता है, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग रखना है। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, टोटल 7 पदक जीते हैं, ठीक। अब ध्यान देंगे भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, और सर्वाधिक पदक जीतने वाले ने भी क्या किया, यानी एम्मा मैक्यून है, इन्होंने भी कुल 7 पदक जीते हैं, कुल 7 पदक। आप समझिएगा बात को, यानी सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है एम्मा मैक्यून, इनके इक्वल भारत के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर जीता है, आप समझिए, ठीक है। अकेले ये भारत के साइड से खिलाड़ी होती, तो समझिए कि भारत ने जितना अकेले जीता है उतना तो मतलब एक खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो भारत को थोड़ा सा जो ओलंपिक्स वगैरह है वहाँ पे काफ़ी काम करने की जरूरत है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ओलंपिक्स में भारत की बात बोल रहा है, तो इतना चीज़ तो हम लोग को पता चल गया कि 1 गोल्ड जीता गया है, ठीक है, ओवरऑल 7 पदक जीते गए हैं, 2 रजत और 4 कांस्य जीता गया। भारत के बारे में हम लोगों ने इतना डाटा पढ़ लिया, ठीक है। 48वें स्थान पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो सेफ द मिशन थे, ध्यान देना है, सेफ द मिशन, क्या, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के जो सेफ द मिशन थे, ध्यान देंगे जो सेफ द मिशन थे वो कौन थे, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, इनका नाम था वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को आप लोग इसलिए याद कर सकते हैं कि सेफ द मिशन कैसे थे। अपने भारत में एक खिलाड़ी हुए, उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, बाग सहता में, हाँ सहवाग, ठीक, मैं अगर क्लियर हो तो। वीरेंद्र सहवाग क्या थे, एक ओपनर खिलाड़ी थे, धाकड़ बैट्समैन थे, और कहा जाता है कि जब इनकी ओपन होती थी, इनकी बैट ओपन होती थी तो टीम क्या होती थी, टीम का जो मिशन होता था वो सेफ होता था, यानी टीम अगर कोई भी कप जीतने गई हो, कुछ भी खेलने गई हो, तो यानी सेफ वो भारत के हाथ में वो कप आना तय रहता था। तो सेफ द मिशन आप लोग वहां से याद कर सकते हैं, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जब उद्घाटन होगा, ठीक है, मतलब टोक्यो ओलंपिक्स का उद्घाटन होगा, तो बात है कि भारत की तरफ से, ठीक है, उसमें ध्वजवाहक कौन था, ठीक है, तो भारत की तरफ से कुल 2 लोग ध्वजवाहक थे, 2 ध्वजवाहक थे। एक तो महान खिलाड़ी MC मैरी कॉम थी, ध्यान है, एक तो आपका MC मैरी कॉम थी, सेकंड आपकी मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह इस वक्त आपकी हॉकी टीम की कैप्टन हुआ करती थी, दिमाग में रखना, मनप्रीत सिंह। तो ये 2 लोग आपके ध्वजवाहक थे, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। जाहिर सी बात है जब समापन हुआ, ठीक है, जब समापन हुआ तो समापन के ड्यूरेशन में ध्वजवाहक कौन था, तो बजरंग पुनिया थे, ध्यान रखना, कौन था, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया थे, ठीक है। तो जब स्टार्ट हुआ, यानी जब उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन समारोह में 2 लोग आपके क्या थे, ध्वजवाहक थे, उनका नाम है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो अपनी हॉकी टीम की कैप्टन है, ठीक है। और इसके बाद से समापन समारोह के तो बजरंग पुनिया साहब है, ठीक है। नीरज चोपड़ा के फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे को इसको याद रहना चाहिए, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए। मेंस जेवलियन थ्रो, यानी पुरुषों की जो भाला फेंक स्पर्धा थी, उसमें नीरज चोपड़ा साहब ने, ठीक है, ध्यान देना है, अपने सेकेंड प्रयास में हाईएस्ट डिस्टेंस कवर किया, वो था 87.58, 87.58, ध्यान देना है। और इस हाईएस्ट रिकॉर्ड को कोई अन्य खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया अपने सारे अटेम्प्ट में। इसका मतलब कि नीरज का गोल्ड जितना तय हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि इसमें किसने गोल्ड जीता, तो नीरज चोपड़ा जीता। कितने मीटर को उन्होंने भाला फेंका था, तो वह 87.58 एकदम क्लियर याद रहना चाहिए, कंफर्म, ठीक है, 87.58 ये दिमाग में रखना है। और इसी के साथ उन्होंने गोल्ड जीत लिया। अब आपको अगर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट में आईओसी, ठीक है, आईओसी की एक बोलती है, आईओसी क्या कहती है कि नॉर्मन प्रिचार्ड, एक यहाँ पे देखेंगे कह रहे कि नॉर्मन प्रिचार्ड के बाद से कोई ऐसा पहला एथलीट हुआ है, कोई ऐसा पहला एथलीट हुआ है जिसने एथलीट में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी है। ठीक है, तो पहले कौन हो गए, दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हो गए, तो वो हो गए आपके नीरज चोपड़ा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइखोम मीराबाई चानू, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे साइखोम लिख दिया था, ये नाम मुझे नहीं पता था, मीराबाई चानू यही नाम काफ़ी फेमस हुआ है। ठीक है, तो मीराबाई चानू ग्रीष्मकालिक ओलंपिक्स में जो भारत ने पहला अपना पदक जीता था वो एक्चुअली रजत पदक जीता था। ठीक है, रजत पदक जीता था। तो मीराबाई चानू ने ये रजत पदक जीता था, यानी भारत की तरफ से किसने भारत का खाता खोला था। ठीक है, ध्यान दें। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद से रवि कुमार दहिया ने क्या जीता है, रवि कुमार दहिया भी रजत जीते हुए हैं। तो यानी मीराबाई चानू, एम से मीरा, बी से बाई और सी से चानू, एम बी चानू और रवि कुमार दहिया यानी आर के दहिया। ठीक है, आर के दहिया, ये दो लोग क्या है रजत जीते हुए हैं। और भारत आपको पता है कि टोटल 2 ही रजत जीता हुआ है। तो रजत पदक जो विजेता हैं उनके नाम हम लोग को पता चल चुके हैं। बाकी जो भी हो, चाहे वो लवलीना और बोर्गोहेन हो, ठीक है, ये अब आगे देखेंगे। जो हम लोगों ने 2 गोल्ड्स तो हम लोगों ने 2 हम लोगों ने हॉकी में जीते हुए हैं, तो ये सब लोग कांस्य पदक विजेता हैं। ठीक है, पुरुष हॉकी के बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा है, ये आपको याद रखना चाहिए। बेसिकली इसमें ईयर आपको दिमाग में रखना चाहिए। पुरुष हॉकी में क्या ध्यान देंगे, जर्मनी को हरा के भारत ने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। किसको हरा के, जर्मनी को हरा के भारत ने कांस्य पदक जीता था। और भारत ने ओलंपिक्स में कोई अवार्ड कितने साल बाद जीता है, तो लगभग 41 ईयर उपरांत 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक्स में अवार्ड जीता है। तो कितने वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है, तो 41 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है। एग्जैक्ट आपको ये 41 वर्ष याद रखना है। चांस है इसी 41 वर्ष पे क्वेश्चन बन के आएगा, चांस है इसी 41 वर्ष पे क्वेश्चन बन के आएगा। तो 41 वर्ष अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अगर फैक्ट देखेंगे तो यहाँ से आपके ओलंपिक्स खत्म हो जाते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, तो इन इंपॉर्टेंट टारगेट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट टारगेट्स को अगर आप लोग फोकस करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो भारत में खेल होने वाले हैं उनको देखते हैं। तो जो 13वां आईसीसी का 1 दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, 1 दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, यानी 50-50 वो आपका कहाँ होगा, भारत में होगा। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फीफा अंडर 17 इस वर्ष का जो होने वाला है वो कहाँ होगा, वो भी भारत में होगा आपका। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कब होने वाली है, 2026 में, कहाँ होगी, तो ये भी भारत में होगी। ठीक है, तो ये सब भारत का हो गया। और 15वां पुरुष जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये भी भारत में होगा। तो 4 आयोजन आपके भारत में होने वाले हैं। एक आपका है हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो, ठीक है, बैडमिंटन का जो चैंपियनशिप है वो, और आपका जो फीफा यानी फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है अंडर 17 का, वुमेन्स का, महिलाओं का वो, और आईसीसी वर्ल्ड कप जो पुरुषों का है, ये आपकी कहाँ होने वाली है, ये सब भारत में होने वाली है, ये 4 आयोजन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान में क्या होने वाला है। पाकिस्तान में एशिया कप इस बार की जो 2023 वाली है ये पाकिस्तान में होने वाली है, और चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 वाली है ये पाकिस्तान में होने वाली है। हालांकि शेड्यूल पूरा हुआ कि नहीं पाकिस्तान का कोई ठीक नहीं है, कि पाकिस्तान वाले कब अपना मैच कैंसिल करवा दे उनको खुद नहीं पता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी चांस है 99.9 क्या 110% चांस एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है। तो 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो आपका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो वो कतर में होने वाला है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की कहाँ होने वाली है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ होने वाली है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली है, ये चीज़ क्लियर दिमाग रखेंगे। ठीक है, दक्षिण एशियाई खेल तो 2023 वाला ये आपका कहाँ होने वाला है, पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एशियाई खेल हैं इनको देखिए आप लोग। ठीक है, एशियाई खेल हैं इनको देखिए, 2026 वाला, 2030 वाला, 2034 वाला। आपको ये चीज़ समझ में आएगा होगा कि 4 वर्ष के अंतर पर इसका आयोजन किया जाता है। 20, 21, 22 लगातार है, 26, 30 और 34 यानी 4 वर्ष के अंदर पे। तो जो 20वां है यानी 2026 में जो होने वाला है वो नागोया जापान में होने वाला है। जो 21वां है वो कहाँ होने वाला है, दोहा कतर में होने वाला है। कतर में मैंने बताया कि एक चीज़ और होने वाली है, क्या होने वाली है, आपकी 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है,
21वां ध्यान देंगे, सॉरी जो 22वां एशियाई खेल है वो है आपका रियाद सऊदी अरब में, रियाद सऊदी अरब में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 33, 34 और 35 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेल, ये भी 4 वर्ष के उपरांत आयोजित किए जाते हैं। अभी 2020 में आयोजित किया गया था, अभी मैंने जस्ट क्लासेस स्टार्ट कहीं से किया है, ठीक है। अब 33वां, ये 32वां वाला काम लोगों ने पढ़ दिया है। 33वां आपको पेरिस फ्रांस में होने वाला है, 34वां आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 35वां यानी 2032 वाला आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वो सारे फैक्ट्स थे। राष्ट्रीय खेल जो अगला है आपका 2022 में होने वाला 39वां, वो आपका मेघालय में होने वाला है। कहाँ पे? मेघालय में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इस फैक्ट के साथ आप धुरंधर बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगर देखें 5 मिनट की क्लास अगर और कर लें तो अब सेपरेट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब हम लोग आते हैं टेनिस पे, ठीक है। टेनिस को देखेंगे तो टेनिस का एक ATP कप होता है। इस ATP कप का आयोजन अभी कहाँ किया गया है? इस ATP कप का आयोजन आपके सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि इटाली में ATP कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है, किस देश में किया गया या किस क्षेत्र में किया गया। विजेता कौन है? कनाडा है, और उपविजेता कौन है? स्पेन है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट्स के अभी कुछ रूल्स बदले गए हैं, ध्यान देना है, ठीक है। एक तो जो मॉकडिंग है जिसमें आपकी अश्विन बहुत माहिर माने जाते हैं, तो मॉकडिंग को बदल दिया गया है। एक्चुअली मॉकडिंग को मतलब अमर्यादित माना जाता था कि किसी भी क्रिकेटर को अगर मॉकडिंग किया जाता था। हालांकि कैप्टन्स की राय के बाद से अगर मॉकडिंग किया जाता था तो कैप्टन्स की राय लेके और फिर अंपायर उसको आउट देता था। अगर कैप्टन कहता था कि नहीं मॉकडिंग आउट नहीं देना है तो फिर मॉकडिंग अंपायर नहीं मानता। फॉर एग्जांपल इन्हीं के आर अश्विन के ही केस में क्या होता है, आर अश्विन ने एक बार कैप्टनसी किया था वीरेंद्र सहवाग ने, तो उस ड्यूरेशन में भी मॉकडिंग किया था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने एक दूसरे से बात की और फाइनली मॉकडिंग को जो आउट किया था आर अश्विन ने उसको निरस्त करवा दिया। लेकिन बाद में IPL में ऐसा होता है कि आर अश्विन मॉकडिंग करते हैं और उसको मान किया जाता है, ठीक है। तो इस बार क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि हम लोग मॉकडिंग को क्या करते हैं, रन आउट की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब एक खेल भावना के विपरीत इसको नहीं माना जाएगा, ध्यान देना है। कैच आउट के केस में क्या होता था कि सपोज कि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी है, उठा के मारे छक्का, ठीक है, या सपोज कि कोई अदर खिलाड़ी है, मतलब यहाँ पे अश्विन है, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी है, ये क्या किया भाई साहब कैच उठा दिए। अब क्या है कि ये दौड़ गए और अगर एक दोनों दूसरे को क्रॉस कर गए तो धोनी भाई साहब की बैटिंग आ जाती थी। मतलब कैच आउट भले हो गया, रन पूरा भले नहीं हुआ, लेकिन अब धोनी की बैटिंग आ जाएगी। लेकिन अब ये रूल्स बदल दिए गए। अब ये हुआ कि भैया तू क्रॉस करके कितना भी आगे बढ़ जा, तू पूरा पार कर ले, ठीक है, क्रीज पे चला जा, लेकिन कैच आउट के केस में जो नया बैट्समैन आएगा वो क्या करेगा, बैटिंग करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। काशी हम लोग के ड्यूरेशन में आया था। तो कैच आउट अगर हो जाते हैं आप लोग तो आपकी बैटिंग आएगी, जो नया आएगा, ना कि जो रनर है उसका। हाँ, एक दिमाग रखना है कि ओवर की आखिरी गेंद आ रहा है, क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद पे नॉर्मली क्या होता है, स्ट्राइक चेंज होता है, तो वो उस रोल को फॉलो करने की वजह से क्या होगा, दूसरी थूक लगाया जाता था। अब देखेंगे नॉर्मली क्या होता है, लोग जीप से चाटते थे, गेंद को पोंछते थे और स्विंग कराते थे। तो अब थूक लगाने को छेड़छाड़ की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर आप थूक लगाएंगे तो माना जाएगा आपने गेम के साथ छेड़छाड़ की है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेस किए गए खिलाड़ी, ठीक है। नॉर्मली खिलाड़ी चोटिल हो गया या कुछ रीजन हुआ, तबीयत खराब है, तो खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जाता था। अब ये हुआ कि अगर आप एक गेंदबाज को रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह आपको एक गेंदबाज लेके आना है। अगर आप बैट्समैन को रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह आपको बैट्समैन को लेके आना है, ठीक है। तो ये सारी चेंजिंग किया गया है आपकी खेल में। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे 26 जनवरी को, ठीक है। 26 और 27 जनवरी में आपकी खेल सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। फिर इसी के साथ हम लोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।